हाय एवरीवन, वेलकम टू इको नीति। सो ये हमारा नाइन्थ सेशन है यूजीसी नेट एक्सेलरेटर सीरीज का, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और पीवाईक्यूज के साथ साथ उसके रिलेटेड कंसेप्ट को भी देख रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही कम टाइम में, लेस टाइम में प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ये आज हमारा नाइन्थ सेशन है यूजीसी नेट का, जहाँ पे हम वन ऑफ द फियर, सबका फियर होता है कि मैम स्टैट्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैम इको ट्रिक्स नहीं हो रहा है, कैसे करें। हियर वी आर। आज के सेशन में हम इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट्स के सारे कंसेप्ट को डील करेंगे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को देखेंगे और शॉर्ट नोट ट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाए, and उससे आस पास सारी चीजों को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड मेक श्योर कि आपने हमारी प्रीवियस सारी वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल के सारे क्वेश्चंस डील किए हैं। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा सो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बता देती हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे, हम लोगों से जुड़ना है, सो हमारे टेलीग्राम चैनल इको नीति, इको नीति से जुड़ जाइएगा। अंडर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड हमारे फ्री प्रीव्यू कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ, सारे रिसोर्सेज वहीं पे मिलेंगे, जो कि हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट इकोनीति.org पे जुड़िए। पे फ्री प्रीव्यू कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, इस पे जाके आप विजिट करिए और हमारे फ्री प्रीव्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा, जहाँ पे आपको हम लोगों से मिलने का मौका, मतलब हम लोगों के सारे रिसोर्सेज आपको वहीं मिलेंगे। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा 50% ऑफ चल रहा है ऑन आवर कोर्स, विच इज पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आपको मॉक एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यस, यू हर्ड राइट, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड पर्सनल मेंटरशिप मुझसे एंड मानवी मैम से पर्सनल आप जुड़ सकते हैं। सो तो जुड़िए हम लोगों से। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, राइट। हमने अभी माइक्रो कंप्लीट कर लिया है, मैक्रो भी कंप्लीट कर लिया है, इंटरनेशनल भी कंप्लीट कर लिया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्टैट्स एंड इको ट्रिक्स। आज हम स्टैट्स एंड इको ट्रिक्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So this is the first question of June 2025. The null hypothesis that all slope coefficient are simultaneously equal to zero is tested in logit model. देखो अब क्या है ना कि अब क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट और रेमेडियल मेजर्स, हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन जितने आते थे, अब उससे अब आ रहा है। अब आपसे अंदर उसके मतलब डीप डाइव इनटू द टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक्स है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले लॉजिट आता आया था, फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा टॉबिट के क्वेश्चन, तो ऐसे करके इसके अंदर अब डीप डाइव पूछ रहा है, तो आपको लॉजिट एंड टॉबिट मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लॉजिट कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम टॉबिट के कोई क्वेश्चन देखेंगे तो उसको डील कर लेंगे। सबसे पहले क्या पूछा है, द नल हाइपोथेसिस दैट ऑल स्लोप कोफिशिएंट आर साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस जिसके को सारे जो कोफी, बहुत ही सिंपल समझने की कोशिश करते हैं कि एक नल हाइपोथेसिस है जहां पे सारे स्लोप कोफिशिएंट है, सब जीरो है। इज टेस्टेड इन लॉजिक मॉडल बाय एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर एंड लाइकलीहुड जीरो स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ऑप्शन पे आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिक मॉडल क्या होता है। मेक श्योर हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, जब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पॉज करना, अपने आंसर देना एंड ट्राई टू रिकॉल। अगर आपको लॉजिक मॉडल के बारे में पता है तो रिकॉल एवरीथिंग, नोट डाउन इन योर कॉपी, ताकि आप की रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग और एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। राइट, लेट्स स्टार्ट। लॉजिक मॉडल क्या होता है? लॉजिक मॉडल
एक तरीके का रिग्रेशन है, जिसमें इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन, राइट, इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन यूज्ड व्हेन, मैं एक बार लिख देती हूँ तो फिर आपको समझाती हूँ, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज बाइनरी। ठीक है। जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कभी पूछा जाए कि आपका जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, तो आप आंसर क्या दोगे? यस, नो, राइट। और ये पूछा जाए कि कोई स्टूडेंट पास होगा कि फेल होगा, तो आंसर क्या होगा? यस या नो, या तो वो पास होगा या तो फेल होगा। तो लॉजिक मॉडल आपका कैटेगरिकल में यूज होता है, जहां पे आप उसको कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो, राइट। नंबर्स नहीं असाइन कर पाओगे कि हाँ मतलब वो स्टूडेंट पास होगा तो हमने 10 नंबर दे दिए, ऐसे नहीं, नंबर नहीं असाइन होगा, यहाँ पे बाइनरी नंबर से डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्साइलन दैट इज रेसिडुअल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये वाई आई क्या है? ये आपका डिपेंडेंट है, और एक्स आई क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो जब आपका वाई बाइनरी फॉर्म में हो, या फिर हम इसको कह सकते हैं कैटेगरिकल फॉर्म में हो, कैटेगोरिकल फॉर्म में हो, दैट इज आइदर इट टेक्स ओनली जीरो और वाई, सॉरी, जीरो और वन वैल्यू ले सकता है। ठीक है। मतलब या तो पास होगा या तो फेल होगा, या तो जेआरएफ मिलेगा या तो जेआरएफ नहीं मिलेगा, राइट। तो ये आप इसको बाइनरी लैंग्वेज से डिफाइन करते हो, तो ये लॉजिक मॉडल बोलता है। अब क्यों लॉजिक मॉडल हम यूज करते हैं? वाई वी यूज लॉजिक मॉडल? बिकॉज जहां पे लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि हम लीनियर, क्या कह रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे अगर हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर लेंगे तो वो नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों लीनियर रिग्रेशन? क्योंकि एक कोई एक फॉर्म नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वेयर लीनियर रिलेशनशिप इज नॉट सुटेबल फॉर बाइनरी आउटकम, बाइनरी आउटकम। ठीक है। अनदर, इट इज अ लॉजिस्टिक फंक्शन। मतलब हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, ये लॉजिक मॉडल क्या यूज करता है? यूजेस लॉजिस्टिक फंक्शन, राइट, लॉजिस्टिक फंक्शन टू रिस्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बिटवीन जीरो एंड वन। ठीक है। अब इसमें कुछ लॉजिक मॉडल में टर्म है जो आपको पता होने चाहिए, कि अगर एग्जाम में पूछ देगा तो हम कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहला इसके अंदर टर्म आता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है कि कोई चीज होगा या नहीं होगा, राइट। होगा तो वन, नहीं हो रहा है तो जीरो। ठीक है। जेआरएफ मिल रहा है तो वन, नहीं आ रहा, जेआरएफ होगा तो जीरो। नंबर बाइनरी नंबर में डिफाइन कर दिया हमने। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? y इक्वल्स टू वन, आई मीन जब हमारा y की वैल्यू वन हो रही है तो x सच दैट वन अपॉन वन ई की पावर माइनस जेड, राइट। यहाँ पे z क्या है? यहाँ पे z है आपका एक रिग्रेशन, आई मीन लीनियर रिग्रेशन है, बीटा वन प्लस एक्स वन प्लस डॉट डॉट बीटा के एक्स के। ठीक है। पी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैं बहुत ही सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीजें बहुत डीपली अंडरस्टैंड हो। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
किसी इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जेड आपका क्या है, जेड आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या है, लीनियर। देखो अभी ये लॉजिक मॉडल में कुछ भी पूछ सकता है कि व्हाट इज जेड रिप्रेजेंट, ऑप्शन में दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी टर्म, एवरी पैरामीटर जो भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिडिक्टेटर, प्रिडिक्टर्स जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिडिक्टर्स लॉजिस्टिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है। अब इसमें कुछ और भी टर्म्स आते हैं जो आपको पता है, पता होने चाहिए। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, इसको बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे आया, ये सब आपको नहीं, बस आपको छोटे मोटे आपको टर्म पता होना चाहिए। अभी लॉजिक के बारे में इसने ये पूछ लिया, तो आगे चल के इसके अंदर और डीप पूछ सकता है, राइट। तो ऑड एक बोल होता है, ऑड एंड लॉजिट। क्या है लॉजिट, क्या होता है लॉजिट फंक्शन, कैसे लिखते हैं। तो ऑड्स मीन्स किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, P/1 - P इक्वल्स टू EZ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ इवेंट हैपनिंग टू नॉट हैपन, होने की, नहीं होने की, ठीक है, टू नॉट हैपनिंग, राइट। अब लॉजिट फंक्शन कैसे दिखता है। लॉजिट इज बेसिकली द नेचुरल लॉग ऑफ ऑड्स। व्हाट आई से, नेचुरल लॉग ऑफ ऑड्स। यानी कि इसका, इस वाले फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का अगर आप लॉग ले लोगे तो वो लॉजिट फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो लॉजिट इक्वल्स टू ln, यानी लॉग प्रोबेबिलिटी, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू जेड। ठीक है। अब इसका इंट्यूशंस क्या है, इंट्यूशंस क्या है कि अगर ऑड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, तो इसका मतलब क्या है, लॉजिट आपका पॉजिटिव होगा। ये लिखते जाना इंपॉर्टेंट है, लॉजिट आपका पॉजिटिव होगा। अगर ऑड्स इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स लॉजिट 0 होगा। इफ ऑड्स इज लेस देन 1, दैट मीन्स आपका लॉजिट नेगेटिव होगा, राइट। ओके, ये आपका लॉजिट एंड प्रोबेट मॉडल था। एंड इसके आपको एस्टिमेशन भी अगर ये पूछ सकता है तो एस्टिमेशन मेथड भी पूछ सकता है कि आप लॉजिट मॉडल है तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो फॉर एस्टिमेशन हम इसमें मेथड यूज करेंगे जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड एस्टिमेशंस, राइट, जिसको हम MLE बोलते हैं। ठीक है। अगर इसमें OLS लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है, OLS नहीं लगता है तो वी ऑलवेज अवॉइड्स OLS, बिकॉज, क्यों, एरर इन बाइनरी मॉडल, बिकॉज ऑफ एरर इन बाइनरी, बाइनरी मॉडल है ना ये, 0 और 1 में आप आंसर कर सकते हो। आर, क्योंकि ये जो बाइनरी मॉडल है वो हेट्रोस्केडास्टिसिटी होता है इसके अंदर, हेट्रोस्केडास्टिसिटी और एक होमोस्केडास्टिसिटी होता है। हेट्रो मीन्स क्या होता है, आपका वेरिएंस वेरी कर रहा है, और होमो मीन्स आपका वेरिएंस कांस्टेंट है, एंड नॉन नॉर्मल, राइट। अब इस पे यूज क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया यूज क्या कर सकते हैं, MLE यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आप
एल आर यूज कर सकते हैं। एल आर मीन्स क्या है? एल आर आपका लाइक्लीहुड रेशियो, इसको कहते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। आप यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज होता है? फॉर जॉइंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस के लिए हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं। अनदर टेस्ट इसमें यूज्ड होता है वो है वोल्ट टेस्ट। वोल्ट टेस्ट ये सब नोट डाउन कर लेना, पूछ सकता है। फॉर इन वोल्ट टेस्ट किस लिए यूज कर सकते हैं? फॉर इंडिविजुअल कोफिशिएंट, फॉर इंडिविजुअल कोफिशिएंट। ठीक है। अब यहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो पूछा है तो पूछ सकता है कि लाइक्लीहुड रेशियो किस लिए यूज होता है? फॉर फॉर जॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट। वॉल्ट टेस्ट फॉर इंडिविजुअल कोफिशिएंट। अनदर टेस्ट इज एलएम टेस्ट यूज कर सकते हैं। एलएम टेस्ट जिसको हम स्कोर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये आपका लॉजिक मॉडल का ओवरव्यू था कि अगर ये लॉजिक मॉडल आ रहा है तो हम क्या 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 इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, लॉजिक मॉडल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन लॉजिक, दैट मीन्स एच नॉट बीट, ये सारे कोफिशिएंट से ही होगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? एल आर टेस्ट, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ठीक है। ये जो टेस्ट है, ये एल आर टेस्ट, ये क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा, कंपेयर्स करेगा। आप कंपेयर किसको करेगा? रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल को। ठीक है, किसको करेगा? रिस्ट्रिक्टेड, व्हाट आई से, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट। रिस्ट्रिक्टेड मॉडल क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट होते हैं, ओनली इंटरसेप्ट, कोई भी स्लोप नहीं होता, नो स्लोप, राइट। अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल क्या होता है? जो कि सारे इंक्लूड्स ऑल द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल समझ रहे हो ना क्या होता है? जो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कि इसमें इंटरसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और ये रिप्रेजेंट कैसे करता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको एल आर इक्वल्स टू -2 रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड माइनस अनरिस्ट्रिक्टेड। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ओके आप लिख लेना। ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? ये फॉलो करता है आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने लॉजिक मॉडल बहुत अच्छे से अब पढ़ लिया। अब पूछ लो कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो आप मेक श्योर ये सारा नोट डाउन कर लेना लॉजिक मॉडल के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है? द नल हाइपोथेसिस दैट ऑल स्लोप आर साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो। सारे स्लोप आपके जीरो हैं। अभी हमने देखा था सारे स्लोप आपके जीरो किस में हो गए? ये आपके होते हैं सारे स्लोप जीरो हैं, यानी नो, सिर्फ इंटरसेप्ट है। यानी कौन सा आप टेस्ट यूज कर सक रहे हो यहाँ, मतलब कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हो? वो है आपका लाइक्लीहुड रेशियो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? लाइक्लीहुड रेशियो स्टैटिस्टिक, करेक्ट। मेक श्योर आप इसके सारे नोट्स को बना के रख लेना एंड उसको रिवाइज करना बार बार। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की, ये कि ये कैसे आया, इतना ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, मैंने ये आपको शॉर्ट नोट दिया है कि लॉजिक मॉडल, द जॉइंट, ये पूरे लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या टेस्ट यूज करता है। एंड अगर लाइकली टेस्ट यूज करेगा, ये एप्लीकेबल है
आपका लॉजिक मॉडल में वॉल टेस्ट, स्कोर टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट आप लॉजिक मॉडल में यूज नहीं कर सकते हो। मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखना कि टी एंड एफ टेस्ट आपका यूज नहीं होता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक इज यूज टू। देखो बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक आपको समझ में आ रहा है, ये एक मतलब बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या हो रहा है कि हमने रीस्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बेसिकली ये बूट स्ट्रैपिंग हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। ऑब्टेन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बूट स्ट्रैपिंग इज अ रीसैम्पलिंग टेक्निक used to obtain the sampling distribution of parameter of interest when the theoretical distribution is unknown और डिफिकल्ट टू डिराइव। ठीक है, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन अननोन हो और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू डिराइव करना, तो हम रीसैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिसको हम बूट स्ट्रैपिंग मतलब दोबारा सैम्पलिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग, राइट। एक बार इसको रीड कर लेना, यू यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द फॉलोइंग है। बीटा टू ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस ऑफ काई स्क्वायर, मोड ऑफ काई स्क्वायर, ओके, एंड म्यू फोर ऑफ काई स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे जाते हैं, इससे पहले हम काई स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हमारे लिए ये करना आसान होगा। ठीक है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसके मतलब ये कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, इसके आसपास की सारी चीजें पढ़ लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो वो हमारे लिए इजीली हो सॉल्व करना। ओके, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपका सीडीएफ है। सीडीएफ आपका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है दैट अराइजेस व्हेन द sum of the squares of independent, अभी मैं समझाऊंगी क्या मतलब आप लिखो फिर मैं समझाऊंगी। एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज टेकन। ठीक है, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल सबका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका काई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। काई स्क्वायर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस क्या वेरिएबल का क्या होता है? जहां पे आपका मीन एंड जीरो एंड वन होता है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको मीन एंड वेरिएंस जीरो एंड वन बिलोंग्स टू जीरो एंड वन, राइट। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है। इसी को बोलते हैं काई स्क्वायर। आपका एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अब इसको एक बार देख लेते हैं ये क्या है इसका। अगर इसको फॉर्मूला वाइज देखना है, तो फॉर्मूली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू, सारे जो इसके स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बिलोंग करते हैं, जीरो एंड वन, इंडिपेंडेंटली। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मेक श्योर ये आप ये सारी चीजें लिख लो। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, प्लस मतलब इसका इसका स्क्वायर कर दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, ये सारा बिलोंग कर रहा है काई स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पे क्या है? Z आपका n, वेयर n आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, इसके आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसका मीन यानी म्यू, मूवमेंट्स होते हैं ना, म्यू आपका म्यू वन आपका मीन रिप्रेजेंट करता है, म्यू टू वेरिएंसेस, ये सारे। तो म्यू यानी मीन इक्वल्स टू एन होता है, एंड वेरिएंस, वेरिएंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिग्मा स्क्वायर इज टू एन। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस दैट इज म्यू थ्री, और इसका कोफिशिएंट 8/n। कर्टसिस, ठीक है,
कोर्टिस इज इक्वल्स टू म्यू, इसका कोफिशिएंट 12/n, एंड बीटा टू इज रिप्रेजेंट, ये सारे आपको पता होने चाहिए, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, आपको पता है कि व्हाट इज दिस एंड बीटा टू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मोड इक्वल्स टू n-2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट। म्यू थ्री इज n, म्यू थ्री एक सेंट्रल मूवमेंट होता है, एक होता है म्यू फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो फ्रॉम द ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, म्यू 4 12n +48n², ये आप सारा नोट डाउन कर लेना। एंड का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा होता है, शेप इज पॉजिटिवली स्क्यूड, बिकॉज, और मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड होता है अगर आप एन को बढ़ाते जाओगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाएगा, टेंस टू अप्रूव, एन को बढ़ाते जाओगे तो टेंस टूवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं n/n। एक इसमें होता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन देख रही हूँ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। व्हाट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन? तो आपका जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक नया टर्म है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिस इज अ रैंडम वेरिएबल that helps to summarize एवरीथिंग अबाउट द वेरिएबल, मतलब सारी चीजें आपको एक वेरिएबल के बारे में बताएगा। इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दैट समराइजेस एवरीथिंग अबाउट द वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है उसके बारे में सारी चीजें ही बता रहा है, उसी को बोलते हैं उस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मतलब हाँ, यस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन यानी कोई वेरिएबल है उसका मीन बता रहा है, उसका वेरिएंस बता रहा है, उसके बारे में स्क्यूनेस बता रहा है, सारी चीजें बता रहा है, उसी को बोलते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्लियर है? नाउ इसको अगर आपसे पूछे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, तो इट्स mx, इसको ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इक्वल्स टू 1-2t n/2। मेक श्योर ये सारा नोट डाउन कर लेना। ये तो हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देख लिया। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का हम गुडनेस ऑफ फिट में यूज करते हैं, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है, डेटा को टेस्ट करने में यूज करते हैं। तो गुडनेस ऑफ फिट कैसे रिप्रेजेंट, मतलब कैसे टेस्ट करेंगे, इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व डेटा माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, ठीक है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड, ये सारे का स्क्वायर। सेकेंड आपका यूजेस है इसका, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। थर्ड आपका है कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल, कॉन्फिडेंट इंटरवल फॉर वेरिएंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस, likelihood ratio टेस्ट, ओके। ये सारा यूजेस आपको पता होने चाहिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो अगर अभी आपसे काई स्क्वायर के ये सारा पूछा, अभी हो सकता है नेक्स्ट में पूछे कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो हमने ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसका बीटा 2 ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 2 इज व्हाट, हमने पढ़ा था बीटा 2 क्या है, बीटा टू इज बीटा टू ये 12
अपॉन एन, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने बीटा 2, यस 3 + 12 अपॉन एन, राइट। स्क्यूनेस ऑफ स्क्यूनेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज 8√8 अपॉन एन, मोड n-2, एंड म्यू फोर दैट 48 and 12 n²। तो ये है ए बी, मैं ऐसे लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं ऐसे एग्जाम में लिख लेती हूँ, आप भी ऐसे किया करो। 1 4 1 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। एंड ये तो आपने पढ़ा ही। मेक श्योर कि आप टी टी स्टैटिस्टिक, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ जेड, ये सारे के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आप इसके बारे में पढ़ लेना। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ x is a Poisson variate with mean lambda, then p x+1 is, ये है लैम्डा अपॉन x+1 px, ओके, x by lambda by x+1, ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये आपका, ठीक है। तो x इज अ पॉइजन वेरी, x आपका एक पॉइजन वेरिएंट है विथ मीन लैम्डा, तो p x+1 क्या होगा? लैम्डा बाई x। तो ये आपका क्वेश्चन है पॉइजन से, राइट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूजीसी नेट का, पॉइजन, बायनोमियल एंड पॉइजन, बायनोमियल एंड नॉर्मल, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो एक बार पॉइजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1837 में दिया गया था, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लिमिटिंग केस ऑफ, लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है, ठीक है। जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब किसी की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके एक बार कंडीशंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। इसके कंडीशंस क्या क्या है? एन, जो एन है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लार्ज, द नंबर ऑफ, व्हाट आई से, द नंबर ऑफ ट्रायल इज, एग्जैक्टली ऐसे ही टर्म्स उठ करके आते हैं। तो मेक श्योर ये लिखते जाना और अपने वॉल पे चिपका देना कि क्या है इसका मतलब, एग्जैक्टली यही उठ उठ कर आएगा और बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। x is what I say, n is the number of trial, is infinite, indefinitely large, ठीक है। indefinitely large, that is n tells to just, n बढ़ता जाएगा, n tells to infinity। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि p, किसी चीज की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी p आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल बहुत कम, स्मॉल है। यानी कि आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जाओ और आपको पैसे, आप बाहर गए हो और बाहर निकले हो, आपके को 1000 रुपए गिरा हुआ मिल गया, तो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल है, तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी, द कॉन्स, इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस for each trial is indefinitely small, मतलब होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है। 1000 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या है? बहुत ज्यादा कम है। चांसेस है कि आप, ऐसा हो ना कि किसी भी, चांसेस है कि आपके एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या है? बहुत कम है, राइट। ऐसा हो ना, बस आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू। नाउ थर्ड कंडीशन, मीन एंड वेरिएंस इसका बराबर होता है, मीन एंड वेरिएंस दोनों इक्वल होता है, से इज इनफाइनाइट, फाइनाइट, एग्जैक्टली ये ऑप्शन में आते हैं, स्टेटमेंट वाइज दे देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ओके।
बहुत ही मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट नो इफ यू लाइक इट। बहुत ज्यादा मेहनत किया है इस पे। अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एन। मैं अब अभी लैम्डा भी बताऊंगी, ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, 1 - लैम्डा अपॉन एन। और ये आपका जो लैम्डा है, ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, ये हमने पॉइजन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि पॉइजन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब इसको थोड़ा सा जान ले रहे हैं कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं पॉइजन का। मैं सारी चीजें आपको कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू। ये क्या एज्यूम करता है, एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू, वैल्यूज, राइट, नॉन नेगेटिव वैल्यूज को एज्यूम करता है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी, इसके इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। देखो, घबराना नहीं है ये देख करके कि मैम इतना हार्ड है, नहीं भाई, ये बहुत सिंपल है। मुझे भी कुछ नहीं आता था, बट आई आई एम ट्राइंग टू तोड़ने की कोशिश किया, फिर धीरे धीरे समझ में आया। ठीक है, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये सारे टर्म इसलिए लिखवा रही हूँ कि एग्जाम में आ जाए तो आप देख के घबराओ मत उसको। ठीक है, सच दैट आपकी एक्स की वैल्यू 0, 1, लैम्डा इज ग्रेटर देन 2, एस सॉरी, 2 क्यों लिखा मैंने, 0, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये होगी, नहीं होगी अदरवाइज, नहीं तो x की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे करके लिखने का मतलब है कि आइदर x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर आइदर अदरवाइज x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, लैम्डा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, या इसको हम बोल सकते हैं पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब x बिलोंग्स टू पी लैम्डा, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि x इज अगर x कोई एक x वेरिएबल है, वो पी लैम्डा को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका x एक पोइजन वेरिएंट है विथ पैरामीटर लैम्डा। क्या मैंने बोला, पोइजन वेरिएंट, वेरिएट है विथ पैरामीटर, यानी कि x की वैल्यू लैम्डा को बिलोंग कर रही है, तो x तुम्हारा एक पॉइजन वेरिएंट है विथ पैरामीटर, उसका जो पैरामीटर है वो क्या है, लैम्डा। क्लियर? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर जाननी चाहिए। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछता है मूवमेंट्स। अभी इस साल पूछ लिया आपसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ समथिंग, अब हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे मैच द फॉलोइंग में कुछ और पूछ ले, तो सारी चीजें हमें कवर करनी। मैंने आपको बताया मूवमेंट आपका एक फ्रॉम द ओरिजिन होता है और फ्रॉम द सेंट्रल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मूवमेंट फ्रॉम द ओरिजिन म्यू बार, या फिर इसको म्यू बार ही बोलते हैं आई गेस, नहीं, म्यू फाई। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, यानी मीन इसका ही ऐसे है, म्यू 2 बार λ 2, आई डोंट रिमेम्बर दैट साइन, भूल गई मैं, म्यू 3 λ 3 + 3 लैम्डा, ये आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वॉल पे चिपकाओ और डेली डेली देखते जाओ। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाना है, बट इतना जाना है कि अगर इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी अंदर से क्वेश्चन आए तो वो मैं कर सकूं। ठीक है, ये आपका
फ्रॉम द ओरिजिन था मूवमेंट। एंड अब यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ सेंट्रल मूवमेंट क्या है। सेंट्रल मूवमेंट जिसमें हम म्यू टू यानी वेरिएंस इक्वल्स टू क्या, लैम्डा। ओके, तो हमें ये पता है कि पोजीशन में मीन एंड वेरिएंस बराबर होते हैं। मीन वेरिएंस इक्वल्स टू लैम्डा। तो म्यू 3 क्या है, यानी स्क्यूनेस इज ऑल्सो लैम्डा। म्यू 4 कर्टेसिस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, अब कोफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस इसका है बीटा 1 इक्वल्स टू म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे दैट कम्स आउट टू बी 1/लैम्डा, राइट। एंड अनदर थिंग बीटा 2 म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 3 + 1/लैम्डा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट गामा 1, गामा 1, यस, बीटा 1 का रूट दैट कम्स आउट टू बी 1/√लैम्डा। गामा 2 बीटा 2 -3 दैट कम्स आउट टू बी, उसको सॉल्व कर लेना इसको, बीटा 2 - 3 दैट कम्स आउट टू बी 1/लैम्डा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अब एक टर्म और जुड़ गया है, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ इसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें कवर अप करनी है। यही तो इको नीति का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि हम सारी चीजें कवर करेंगे, एक ही टॉपिक का पूरी चीजें, राइट। तो हेंस आपका जो पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट इज कॉल्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड का मतलब क्या है, कोई भी आई मीन प्रॉपर ऐसे है, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है ना तो नेगेटिवली स्क्यूड है। डेटा सारी लाई कर रही है इस पोर्शन में। ठीक है, नाउ कम टू द मोड। मोड क्या है, मोड ऑफ पोजिशन, मोड ऑफ पोजिशन इज λ/x। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड अभी और भी पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये सारी चीजें आप लिख लेना। अब इसको जानने की कोशिश मत करना कि ये है क्या, इसको लिखते कैसे हैं। ये है, ये रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा है e⁻λ। इसका मतलब क्या है ये मत जानो, बस इसको ये देख लेना कि ये क्या है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे आ सकता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी पूछ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ पीडी, जगह नहीं है ना, नहीं तो मैं यही नीचे लिखूं, दैट रिप्रेजेंट e⁻λ, e⁻it। डरावना है बट कर सकते हो, आई नो कि आप लोग कर लोगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, ये आपका पोइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ओवरऑल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। मेक श्योर आप इसको नोट डाउन कर लोगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द मूवमेंट, देखो आया ना मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये नया नहीं है, बट अब ये बहुत ज्यादा डीप में जा जाके पूछ रहे हैं, राइट। द कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ कर्टेसिस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका जाएगा, ये आपका जाएगा, जस्ट तो जो सबसे पहले मुझे याद है उसको कर लेते थे। कोफिशिएंट ये आपका है ऑप्शन नंबर 4। ओके, देखो अब सी का, अब आपको ये पता होगा कॉमन सेंस, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको यही पता है और कुछ नहीं पता। तो आप देखो सी का 4 फंसा दिया दो ऑप्शन में, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, लेकिन अब दो में फंस गए। अब इस पे कोशिश करना कि एक और एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज, ओके, वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑप्शन नंबर 3, राइट? सॉरी, ऑप्शन नंबर 1, क्यू अपॉन पी स्क्वायर। यस, एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट से देखो मेरा हो गया, डी का 1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बाकी हम और देख लेते हैं। मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अपॉन एन एम बाई एन, एंड दिस कम आउट टू बी, क्या बच रहा है, हाँ ओके, बी इज 2। ओके, नाउ ये सारी चीजें तो आपको याद करनी है। अब ये आया चीट नोट, मैं आपको चीट नोट दिखा देती हूँ। मैंने आपको देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सारे चीट नोट्स दे दिया है। मेक श्योर जब आप ये वीडियो देख रहे हो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका डेफिनेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टिसिस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, की फॉर्मूला, सारी चीजें मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दे दिया। अब पूछो कहाँ से पूछ सकते हो तुम, ठीक है, इसका क्वेश्चन मार्क है यानी कि ये नहीं है, राइट? अब पूछो क्या पूछ सकते हो, राइट? तो ये आपको एक चीट नोट है, मेक श्योर आप इसको देख लेना। राइट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स बार, ओके, if x bar equals to 36, y bar equals to 38, x bar equals to 32, y bar equals to 38, रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया है, ओके, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइन का इक्वेशन है ना, वाई वाई, वाई माइनस वाई बार, बी, क्योंकि वाई है तो बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये लाइन का इक्वेशन है। y माइनस वाई ऑन एक्स का इक्वेशन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। y माइनस वाई बार कितना है, 38, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स एस माइनस 0.6643, x माइनस एक्स बार इज 32। लेट्स सॉल्व इट, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6643 x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, लेट मी यूज कैलकुलेटर, लेकिन वहां आप नहीं कर सकते हो, तो मेक श्योर आप इसको सॉल्व करना। तो दैट्स कम आउट टू बी 21.25, मैंने दो ही डिजिट का लिया है पॉइंटर्स के बाद। दैट कम आउट टू बी 0.6643x। अब इसको इधर ले आई तो 2125 प्लस 38, y इक्वल्स टू माइनस 0.6643x प्लस 59.2576, 59.2576, यस। तो ऑप्शन चेक करते हैं, -0.233 नहीं, ये नहीं है हमारा, तो -0.6 है, ये भी नहीं है। -0.6643 प्लस, नहीं, प्लस माइनस नहीं है यहाँ पे, ये भी गलत। -0.66 प्लस 259, हाँ यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, एक ही पेपर में आपको पॉइजन भी पूछ लिया, नॉर्मल भी पूछ लिया, बायनॉमियल भी पूछ लिया, तो मेक श्योर आप इसके, मैंने आपको पॉइजन के बारे में बता दिया, बायनॉमियल आप पढ़ लेना, नॉर्मल मैं अभी बता देती हूँ, राइट? म्यू थ्री ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। ओके, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते क्या है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1937 में, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बना दिया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्डाइज कर दिया था, जहां पे मीन 0 है, वेरिएंस 1, मीन 0, वेरिएंस 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंट होता है 1/2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। z बिलोंग्स टू नॉर्मल 0 एंड मीन यानी वेरिएंस
मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, राइट। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सारे जो डेटाज है ना आपके मिडल में बिलोंग कर रहे हैं ज्यादा, मतलब हाईली इधर ही बिलोंग कर रहे हैं सारे डेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेटा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एरिया क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वन इज मिडल वन इज व्हाट, दिस इज म्यू मीन। ये क्या है, ये है म्यू माइनस सिग्मा। दिस इज व्हाट, एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सिग्मा। दिस इज म्यू माइनस 2 सिग्मा, यहाँ पे म्यू +2 सिग्मा। ओके, तो ये ओवरऑल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज व्हाट, ओवरऑल, ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका 68.3% डेटा यहाँ लाई कर रहा है। और यानी कि हाँ, ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक का डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना है डेटा लाई कर रहा है, दैट इज 95.5%। एंड इसके बाद वाले से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करें 99.7%, राइट। ये आपको स्क्यू में ये पता होना चाहिए कि डेटा कितना, मतलब वेरी, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पूछता है आपसे। ओके, नाउ इसके क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में देख लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, Q1 + Q3, ये आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Q1 + Q3 = 2Q2, ये याद कर लेना। Q1 माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन Q3। ये सारा मैंने चीट नोट्स जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने अपने लिए बनाए थे, और आज आपको मैं दे रही हूँ, बताइएगा आप कैसा लगा आपको ये सारे। ओके, Q1 + Q3 = 2 मीडियन, म्यू मीन्स क्या, मीडियन से कितनी दूरी है, राइट। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0, यानी आपका जो डेटा है वो स्क्यूड नहीं है, फैला नहीं हुआ है, एक ही जगह है, गैदर्ड है, हाईली एक ही जगह बिलोंग कर रहा है, राइट। ठीक है, कर्टेसिस, कर्टेसिस, कर्टेसिस इसका है 3। ठीक है, जब ये 0 है तो गामा 1 इज ऑल्सो 0, गामा 2 इज ऑल्सो, गामा 2 इज व्हाट, इज ऑल्सो 0। किसी भी प्रकार का कर्टिस, ना तो लेप्टो मेसो ऐसे होता है, लेप कर्टेसिस कैसे होते हैं, लेप्टो मेसो प्लैटिकर्टिक, ये आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर ये तीनों आपको देख लेना ये क्या होता है। नाउ वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, म्यू 4, म्यू4 इज 3 सिग्मा की पावर 4, बीटा 0, सॉरी बीटा 1 इज 0 एंड बीटा 2 इज 3। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नाउ कम टू रेंज, रेंज, रेंज इज बेसिकली 6 सिग्मा। ठीक है, अब आते हैं इसके जो, ये मैंने ये जो डायग्राम बनाया, इससे क्वार्टाइल डेविएशन में मतलब ये कैसे क्वार्टाइल डेविएशन में रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं। तो Q1 = म्यू से जो दूरी है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, राइट। और Q3 = म्यू +0.6745 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/2, वैल्यू पुट कर दो दोनों की। Q3 + 0.6745 सिग्मा माइनस Q1, सॉरी यहाँ पे म्यू -0.6745 सिग्मा, ये तो एक ब्रैकेट में होगा, अपॉन
टू। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी विच इज 0.64745 ये कैंसल आउट हो जाएगा अपॉन टू। ये रिप्रेजेंट होता है 2/3 सिग्मा से। यानी हम क्या कह रहे हैं कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यह आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको पता चल गया क्वार्टाइल डेविएशन से। तो मीन डेविएशन क्या होगा, मैं इसको यहां लिख देती हूँ फ्रॉम द अनदर कलर। यस, मीन डेविएशन क्या होगा, मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा which equals to √2/3, सॉरी 2/π सिग्मा। ये सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर। ये कैसे आया ये अभी जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये बहुत मतलब इसको सॉल्व करने पे आएगा। ठीक है। एंड सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इक्वल्स टू हमने पढ़ा है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा यानी वेरिएंस आपका 1 के बराबर है। तो कोई बात नहीं, हमें क्या पता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, इसका क्या रिश्ता होगा, 1 सिग्मा, 2/3 सिग्मा, 4/5 सिग्मा। ठीक है। यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 मीन डेविएशन प्लस 6 क्वार्टाइल डेविएशन। यही आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा, राइट। ये हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। आपको z की वैल्यू पता ही है, z क्या है, x - μ/सिग्मा। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ एक चीज और मैं इसमें बता देती हूँ, विच इज कि अगर आपकी z की वैल्यू लाई कर रही है, z की वैल्यू मैं कहाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आपकी वैल्यू अगर -1 से z के बीच में लाई कर रही है, +1 के बीच में लाई कर रही है, तो कितना ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.6। ये एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। 0.26 -2 z+2, ये 0.9544 -3 z+3, दैट रिप्रेजेंट 0.9973। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमसे कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछ लो, हम करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि हमने बहुत चीजें पढ़ ली है। μ3 ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, यस। सिग्मा सिग्मा μ3 आपकी क्या, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। β2 of normal distribution is 0. β2 is what, कर्टेसिस का कोफिशिएंट, राइट। तो कर्टेसिस का कोफिशिएंट तो 3 होता है, तो ये तो नहीं होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेटेड। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर नॉर्मल इज 4/5 सिग्मा। मीन डेविएशन हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे क्या देखा अभी लास्ट में, 4/7, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, 4SD 456। ठीक है, 456 SD MD QD, यही रेशियो था। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने SD MD QD। तो आपसे क्या बोल रहा है कि मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 ऑफ सिग्मा। मीन डेविएशन देख लेते हैं। मीन डेविएशन में 5 MD इक्वल्स टू 4/4 SD। ठीक है, तो मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 SD, यानी यस 4/5 सिग्मा। देखो सॉल्व हो गया, यानी दिस इज करेक्ट।
म्यू फॉर व्हाट इज दिस? आई थिंक देयर इज समथिंग टाइपो। आई विल चेक इट। ये क्या है, इसको मैं देखती हूँ। नाउ ई ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देखो, मैंने अभी ऊपर बात किया था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दे दिया, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। आई विल टॉक अबाउट दिस, इस क्वेश्चन को देखती हूँ किसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अब डी ऑप्शन आ गया तो मैं नहीं बता सकती ये क्या लिखा है। सो ये इसको मैं देख के आपको कल बताऊंगी, टुमारो, कल की क्लास में, राइट। लेकिन हमने सारा चीजें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या है, सारी चीजें पढ़ ली, राइट। मेक श्योर आप इसको लिखोगे और अपने वॉल पे चिपका देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना टाइम ले रहा है, ओ गॉड। ये आ गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन। बाय यूजिंग द यूनिकनेस ऑफ property of the movement generating function, which of the following is correct? Poisson distribution, binomial distribution, ओके, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सारा चीजें अभी मैंने आपको लिखवाया था ऊपर कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, राइट। तो मेक श्योर आप इसको कर लेना, डू इट बाय योर सेल्फ। इसको आप करने की कोशिश करना, ये क्या है, ओके। तो करा ही देती हूँ, आई डोंट नो कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं, बट मैं करा ही देती हूँ। क्या है? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, पोइजन, पोइजन का नहीं, ये गलत है, 1/2, 1/2 नहीं था। इट्स ये क्या था, हमने लिखा था ई की पावर लैम्डा, ई की पावर 1, मतलब प्राइम -1। दिस इज व्हाट, दिस इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पोइजन। एंड बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दिस इज व्हाट, ओके। क्वेश्चन को पहले मैं अच्छे से लिखती हूँ, 1 + e, देर इज समथिंग टाइपो error, is 5/32, right? This is what? This is a for binomial distribution. Yes, this is correct. Movement generating function binomial का correct है, right? Now come to option number C. Yes, exponent के पावर में है, तो हाँ हमने देखा exponent के पावर में है, तो Poisson है, Poisson distribution अपॉन 4, नो अपॉन 4 नहीं, टी की पावर, ई की पावर टी, नहीं नहीं टी, अब बहुत कंफ्यूजन है, मतलब ये भी देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन है ना। हाँ, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, यस एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो ये भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। बाइनोमियल का नहीं, ये बाइनोमियल का नहीं है, दिस इज नॉट। सो ऑप्शन नंबर बी सी डी इज करेक्ट। बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अगर एक्सपोनेंट के पावर में है तो वो पोजीशन में चला गया, और एक्सपोनेंट पावर में नहीं है, एक्सपोनेंट के पावर में नहीं है तो वो बाइनोमियल में चला गया, ऐसे याद कर सकते हो, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द डेटा अबाउट द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स फर्म इज गिवन बिलो। मीन दिया है एंड, ठीक है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कोफिशिएंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ये लाइन, बेसिकली लाइन है, इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। ये क्या हो गया, x बार, ये क्या हो गया y बार, ये क्या हो गया सिग्मा x, ये क्या हो गया सिग्मा y। अब आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट r की वैल्यू दी है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एस्टिमेट द सेल्स, सेल्स एस्टिमेट करना है फॉर द प्रपोज एडवर्टाइजमेंट ऑफ 10 करोड़ रुपी। यानी कि अगर आपका एडवर्टाइजमेंट 10 करोड़ का होगा तो सेल्स क्या होगा, तो सेल्स आपको पता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें लाइन क्या फॉर्म करना है, रिग्रेशन क्या फॉर्म करना है, एक्स ऑन वाई। तो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये सारे फॉर्मूले। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की एक्स बार क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है आपका 40, सिग्मा 0.9, सिग्मा एक्स, सॉरी आर 0.9, सिग्मा एक्स है 10,
सिग्मा वाई है 1.5, वाई वाई आपको पता है 10 माइनस वाई बार है 6, राइट। सॉल्व करते हैं, -40, पॉइंट कैंसल आउट, 90/15 इंटू 4, ये हो गया आपका कितने बार में जाएगा ये, 6 टाइम्स में। ओके, नाउ x इक्वल्स टू 24 प्लस 40 इज 64, यानी 60 करोड़, 64 करोड़ आपका सेल्स होगा। ऑप्शन में देखिए 64, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बहुत इजी था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप ये इजीली कर लोगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत स्लो चल रही है बिकॉज मुझे पता है कि ये थोड़ा टफ है, इसलिए बहुत ही मैं तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाउ according to the Granger and Newbold, a rule of thumb to suspect the estimated estimation regression of spurious is given by, आपको पता होना चाहिए spurious regression क्या होता है। स्प्यूरियस रिग्रेशन, जब भी आप वेरिएबल को इंक्लूड करते जाते हो ना, तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और जो वेरिएबल इंक्लूड है वो आपके लिए इररिलेवेंट होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्प्यूरियस रिग्रेशन या स्प्यूरियस, हाँ, इस रिग्रेशन ऑफ स्प्यूरियस, यानी जो रिग्रेशन है वो स्प्यूरियस है, हाई आर की वैल्यू आ रही है, आपने जो वेरिएबल इंक्लूड किए हैं वो सारे इररिलेवेंट हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर आपका रिग्रेशन स्प्यूरियस है तो हाई आर स्क्वायर, बट द रिलेशनशिप द रिलेशनशिप between the variables is meaningless. Often occurs with non-stationary टाइम सीरीज। आपका जब नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज रहेगा, जब आपका मीन वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा, तब आपका मोस्टली अकर हो सकता है कि आपका जो रिग्रेशन वो स्प्यूरियस हो। आप वेरिएबल ऐड करते जा रहे हो, आर की वैल्यू हाई होती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे रिग्रेशन को बोलते हैं स्प्यूरियस रिग्रेशन। कारण क्या है? कॉजेस नॉन स्टेशनरी है, मीन एंड वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, सेकेंड, या फिर हो सकता है आपका ऑटो कोरिलेटेड रेसिडुअल्स, यानी जो एरर टर्म्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड। अब अगर आपस में कोरिलेटेड है तो ओएलएस का क्या एजम्पशंस क्या हो जाएगा? वोलेट हो जाएगा। ठीक है, ओएलएस का एजम्पशन वोलेट हो जाएगा। यही आपका क्या है, ग्रैंजर न्यूबोल्ड रूल जो आपका है, ये ग्रैंजर न्यूबोल्ड रूल ऑफ थंब बेसिकली आप यूज करते हैं टू सस्पेक्ट दी स्प्यूरियस रिग्रेशन, यानी स्प्यूरियस रिग्रेशन का पता करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। ये डिटेक्ट करता है अगर आपकी हाई, ये बताएगा कि आपका आर स्क्वायर क्या है, हाई है। ठीक है, मॉडल में आपका जो आर स्क्वायर है वो हाई है। ठीक है, और आपका सेकंड क्या है, ये बताएगा कि आपका जो डर्विन वॉटसन स्टैटिस्टिक्स टेस्ट आप करोगे तो वो आपका लो आएगा। ठीक है, वो लो आएगा। डर्बिन वॉटसन स्टैटिस्टिक्स टेस्ट लगाओगे तो आपका लो आएगा, यानी कि डर्बिन वॉटसन की वैल्यू 1.5 से कम आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें अगर आप एफ टेस्ट टी टेस्ट यूज करोगे तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। एफ एंड टी टेस्ट आर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। ओके, इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन डर्बिन वॉटसन के टेस्ट में।
यानी तब ये जाकर के स्प्यूरियस रिग्रेशन है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। देखो मैंने कितना ब्रीफ में आपको बताया। सो इतना ब्रीफ में आई डोंट थिंक कि किसी ने आपको अभी वीडियोस में कराए होंगे। तो आपको अगर जब पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए ना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सो आते हैं हाई आर वैल्यू, हाई आर स्क्वायर विथ लो टी वैल्यू। नहीं, टी वैल्यू कहाँ से आ गई? हाई आर स्क्वायर विथ लो डर्बिन वॉटसन डी वैल्यू। यस, यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, एफ वैल्यू एंड टी वैल्यू तो आएगी नहीं। ठीक है, हाई आर स्क्वायर विथ लो डर्बिन वॉटसन डी वैल्यू, हाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने ये तुम्हें चीट नोट्स दिया है, यू कैन रीड इट। ओके, ये जून 2025 का देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ हम दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। डर्विन अब जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि जून 2025 में ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो अब दिसंबर के कर लेते हैं। डर्विन वॉटसन टेस्ट आपका अभी हमने पढ़ा था, ऑटो कोरिलेशन दिखाता है। ग्रांजर कॉजुअलिटी फ्लार फ्रायर ग्लाउबर टेस्ट, ये आपका जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी सिक्स सिक्स। ये हेट्रोस्केडास्टिसिटी के लिए यूज होता है। एंड ग्लेजर टेस्ट मल्टी कोलिनियरिटी के लिए यूज होता है। ओके, तो ये क्या, ए बी सी डी, फोर फोर थ्री फोर थ्री टू वन, 4321 4321, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नाउ ये तो हमने कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक सरप्राइज चीट नोट्स देती हूँ। देखो, हेट्रोस्केडास्टिसिटी, इसके टेस्ट, इसका फॉर्मूला, इसका इंटरप्रिटेशन, इसके रेमेडियल मेजर्स, कि क्या क्या टेस्ट यूज कर सकते हैं। सारे टेस्ट इसमें मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसको एक बार देख लेना, ये चीट नोट्स है। अब मैं सारा एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं करूंगी क्योंकि इसी से आप कर लोगे। इसमें टेस्ट ब्रूस पैगन, वाइट टेस्ट, गोल्डफेड, क्यूकॉन टेस्ट, पर्क टेस्ट, ये सारे यूज होते हैं। ग्लेजर टेस्ट, मल्टीकोलिनियरिटी भी आपको दिया है, वीआईएफ, इसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉलरेंस लेवल, ये सारी चीजें, ऑटो कोरिलेशन, ये आपका एक चीट नोट है। इसको आप अपने वॉल पे चिपका लेना और पढ़ लेना, रिवाइज मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, तभी याद होगा। स्टेशनैरिटी भी इंक्लूड किया है, कॉजुअलिटी, रिग्रेशन कोफिशिएंट, कंटीजेंसी टेबल, ये सारी चीजें, आपका सारा टेस्ट इसमें कवर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आ गया, यूनिट रूट टेस्ट आपका स्टेशनैरिटी के लिए यूज होता है, कंटीजेंसी काई स्क्वायर के पास जाएगा, रिग्रेशन ये आपका टी टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन डार्विन वॉटसन टेस्ट, मैच कर लेना, बहुत ज्यादा इजी है। ओके, ये आपका है, आपको चेक करना, ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है। ये आपको क्या दिया है? ओके, सिस्टम इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन इज। ठीक है, अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पहले हम थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ये कवर अप हो जाएंगे हमारे। तो एक बार साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को देख लेते हैं क्या होता है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल इक्वेशंस, मल्टीपल इक्वेशंस, डिजायरेबल मल्टीपल इक्वेशंस, अ सिस्टम वेयर सम वेरिएबल्स, कुछ इसमें देखो मल्टीपल इक्वेशन इन्वॉल्व करता है, कुछ इसमें एंडोजेनस होंगे, कोई एक्सोजेनस होगा। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स इसमें आर एंडोजेनस एंड सम आर एक्सोजेनस, कुछ एक्सोजेनस होंगे। एंडोजेनस एक्सोजेनस आपको पता होना चाहिए क्या है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं। ये क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? ये बताता है कि आपका जो पैरामीटर है वो, मतलब वेदर वी कैन यूनिकली एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ इक्वेशन, मतलब हमने जो इक्वेशन लाया इसमें जो पैरामीटर है वो एस्टिमेट कर पा रहा है कि नहीं। यानी हम इसको बोल सकते हैं वेदर we can uniquely
एस्टिमेट दी पैरामीटर, कि हम पैरामीटर को एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ऑफ एन इक्वेशन इन द सिस्टम। ठीक है, इन द सिस्टम। अब आइडेंटिफाइड, अगर आप इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ आइडेंटि अगर आपका आइडेंटिफाइड है तो इसका मतलब क्या है कि एस्टिमेट में जो कोफिशिएंट है उसमें डेटा जो है वो यूनिकली यूज किया, मतलब रेलेवेंट डेटा है, वो आपके जो स्टडी करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड है, तो यानी इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइड। नॉट आइडेंटिफाइड यानी कि जब जो आपने डेटा इसमें इन्वॉल्व किया है वो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाइड एंड अनआइडेंटिफाइड या नॉन आइडेंटिफाइड। तो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में पहला होता है अनआइडेंटिफाइड, यहाँ पे लिखा है मैं बता देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपके डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट नहीं है पैरामीटर्स के लिए। ठीक है। जस्ट आइडेंटिफाइड का मतलब है, इसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड भी कहते हैं। इसका मतलब वी कैन एस्टिमेट द इक्वेशन एग्जैक्टली, एक ही बार ये इक्वेशन एक ही बार रन हो सकता है, एक ही बार यूज कर सकते हैं, यानी इसको हम बोल रहे हैं वंस यूनिक सॉल्यूशन है। देयर एग्जिस्ट अ वन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओवर आइडेंटिफाइड का मतलब है कि बहुत ज्यादा, मोर इंस्ट्रूमेंट, जितना जरूरत था उससे ज्यादा है, देन नीडेड। ठीक है। अब इस कंडीशन को चेक करने के लिए दो कंडीशन यूज करते हैं, वो है रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन। आपका रैंक, क्या मैं बोल रही हूँ, रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन। रैंक आपका नेसेसरी कंडीशन है, ऑर्डर आपका सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट एंड नेसेसरी, जरूरी है, सफिशिएंट है। ठीक है। रैंक एंड, ये पता होना चाहिए आपको, रैंक कंडीशन एंड ऑर्डर कंडीशन। अब इसको, अब ये क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आई कैन इरेज ऑल दिस थिंग्स। तो ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कि पहले तो देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कंडीशन द फर्स्ट इक्वेशन, आपको फर्स्ट इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, वो क्या है, आइडेंटिफाइड है, जस्ट है, ओवर है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं मॉडल में, वन, मतलब पैरामीटर्स कितने हैं, एक्सोजेनस वेरिएबल्स कितने हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखना है नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड एक्सोजेनस वेरिएबल is greater than equals to number of endogenous variable in the system, कि कितना एंडोजेनस वेरिएबल है, -1। ठीक है। अगर ये लेस देन, अगर ये लेस देन 1 है, ये लेस देन होगा तो अनआइडेंटिफाइड होगा, अनआइडेंटिफाइड। अगर ये इक्वल्स टू है होगा तो जस्ट होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, ग्रेटर देन होगा तो ओवर आइडेंटिफाइड होगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एक्सोजेनस वेरिएबल, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कितने इसमें एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं, जो कि एक्सक्लूड, कितने एक्सोजेनस वेरिएबल्स जो कि हम मॉडल के अंदर डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो है 1 2 3। ठीक है। और इक्वेशन 1 के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितने हैं, 1 और 2। तो 2 कितने हैं एक्सोजेनस वेरिएबल, क्योंकि हमसे पूछ, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है ना, तो हमने एक्सोजेनस वेरिएबल बताया कि यहाँ पे x1 है, x2 है एंड x3 है। तो पहले इक्वेशन में
आपका एक्सोजेनस वेरिएबल कौन सा है? x1 एंड x2, लेकिन ये तो मिसिंग है। तो यही दिया है, नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एक्सोजेनस वेरिएबल क्या है फर्स्ट में इक्वेशन में? 1। देन द नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल इन द सिस्टम। एंडोजेनस वेरिएबल कौन कौन से हैं सिस्टम में? एंडोजेनस वेरिएबल, उसको देख लेते हैं। पहले इक्वेशन में एंडोजेनस वेरिएबल क्या है? वायु। एंडोजेनस कौन सा है जो पूरे इक्वेशन में कितना है? ये है y2, y3। ठीक है, y2 एंड y3। तो यानी ये क्या है? y2 एंड y3 एंडोजेनस वेरिएबल है। यानी कि 2 - 1 दैट इज 1। यानी कि 1 = 1, ये आपका जस्ट आइडेंटिफाइड है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि नंबर में एक्सोजेनस कितने हैं। -1 कितना इंक्लूड नहीं किया गया है? कितना इंक्लूड फर्स्ट इक्वेशन में नहीं किया गया है? यानी कि x3 को नहीं इंक्लूड किए, एक इक्वेशन को नहीं किए हैं। और यहाँ पे एंडोजेनस वेरिएबल कौन कौन से हैं इक्वेशंस में? -1, यानी कि इसमें एंडोजेनस है y2 y3। ये देखो एंडोजेनस है y2 y3 -1, यानी कि 1। ये आपका जस्ट है, यही ग्रेटर देन होता, लेस देन होता तो आपका ओवर एंड अंडर आइडेंटिफाइड हो जाता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज और है। अगर आप इस मॉडल में साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में अगर आप ओएलएस एस्टिमेटर लगाओगे तो आपका जो मॉडल होगा वो आपका बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट आपको मिलेगा। बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। और जस्ट एंड ओवर में आप क्या क्या यूज कर सकते हो वेरिएबल्स? जस्ट में आप यूज कर सकते हो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स एंड 2SLS, टू स्टेट लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओवर में आप यूज कर सकते हो टू स्टेट लीस्ट स्क्वायर, जनरलाइज इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल, जनरलाइज इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड जनरलाइज मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ये सारे आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Generalized least square method can be used in which of the following? Generalized least square method हम यूज करते हैं आपका when this is autocorrelated disturbance term, okay, multicollinearity among the independent variable, heteroscedasticity, no, when data is overfitted, no, incorrect functional form, no, when autocorrelated disturbance term, yes, multicollinearity नहीं, ये इसमें भी नहीं यूज कर सकते। हेट्रोस्केडास्टिक सिस्टम, इन सब में आप जीएलएस मेथड यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो ये मैंने एक शॉर्ट नोट दिया है, जीएलएस इज डिजाइन टू हैंडल सिचुएशन वेयर एरर टर्म आर नॉट स्पेरिकल्स। मतलब जहां पे when there is an heteroscedasticity, नॉन कांस्टेंट वेरिएंस एंड ऑटो कोरिलेशन इन द डिस्टर्बेंस टर्म्स। ठीक है, डिस्टर्बेंस टर्म में ये सारी चीजें प्रेजेंस होती है, वेरिएंस आपका कांस्टेंट नहीं होता है, सीरियल कोरिलेशन होता है, तब हम जीएलएस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करते हैं आप। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक कोटा, ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम, हाँ आपका कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके, रैंडम चॉइस आइटम ऑफ ईच स्ट्रेटम, तो ये स्ट्रेटम आ गया तो यानी कि ये स्ट्रेटिफाइड है। रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द फर्स्ट यूनिट एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ऑफ द रेस्ट, ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। एंड नहीं नहीं नहीं, ये आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। एंड ये आपका इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल, ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। तो A B C D, A इज फोर्थ, B इज थर्ड, टू, सॉरी 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, ये मैंने आपको चीट नोट्स दिया है, एक बार इसको देख लेना। सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में आपको दिया है मैंने कि सैंपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, एग्जाम्पल, सारी चीजें आपको यहाँ पे इस चीट नोट में दी गई है। ठीक है,
नाउ जल्दी से, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. In a two variable regression, the dependent and independent variable are y and x respectively. The coefficient of correlation x and y is 0.8. ओके, ये बहुत सिंपल है. 0.8 है यानी कि 0.8 का स्क्वायर कर दो. 0.64 यानी कि 64% ऑफ वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय x. y में 64% वेरिएशन x द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ओके, एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. द यूनिट रूट टेस्ट फॉर time series is based on the null hypothesis that the time series under consideration is. यूनिट रूट जहाँ होता है ना, वो बेसिकली नॉन स्टेशनैरिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं. ठीक है. अब जब मैंने स्टेशनैरिटी की बात की, तो स्टेशनैरिटी अब देख लो. स्टेशनैरिटी कंडीशंस होते हैं जहां पे आपका मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस सारे कांस्टेंट रहते हैं. मैंने क्या बोला कि एक स्टेशनैरिटी की कंडीशंस क्या है, कि जहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी यानी मीन आपका म्यू के बराबर होता है फॉर ऑल टी. वेरिएंस वाई टी आपका सिग्मा स्क्वायर रहता है फॉर ऑल टी. ठीक है. यानी मीन एंड वेरिएंस दोनों कांस्टेंट है. और कोवेरिएंस बिटवीन वाई टी एंड वाई टी माइनस वन, सॉरी प्लस वन, इज ऑल्सो कांस्टेंट. ये तीनों कांस्टेंट रहते हैं. ये आपका स्टेशनैरिटी कंडीशन है. मेक श्योर ये आप नोट डाउन कर लेना. ओके. सो दैट इज इट ऑन टुडेज वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो मैंने बहुत कम डील किया है. देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस हैं. तो आप अगर पीवाई क्यूज भी करके जाओगे तो यू कैन गेट डू द मैक्सिमम क्वेश्चन एज यू कैन. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, सो प्लीज इसको शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा. एंड हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं. 50% ऑफ चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर है. एंड दैट इज इट. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.